चैनल पे। और आज जो है हम साइंस का दूसरा दिन यानी कि आज हम कंप्लीट करेंगे अपनी सिक्स्थ क्लास को पूरा। ठीक है, तो सिक्स्थ क्लास में अभी तक हमने जो था काफ़ी सारी चीज़ें देखी हुई थी। बायोलॉजी का पोर्शन हम देख रहे थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आज हम आगे का देखेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे नाइन्थ से और नाइन्थ चैप्टर से। और इसके अंदर इस चैप्टर में जो है बेसिकली जो है दो चीज़ों के बारे में बात करी गई है कि किसी भी जानवर का जो हैबिटेट होता है वो किस तरीके से डिफाइंड होता है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को भी हम देखते हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा सा आपका इन्वायरमेंट के पार्ट में आता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है और वो जो है मोस्टली जो है एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, तो उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया और हैबिटेट के बारे में बताया गया। तो मैं हैबिटेट आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि क्या होता है। जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वो आपका बेसिकली हैबिटेट कहलाता है। ठीक है, और उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके आसपास हैं ये वो सब, और या जो लिविंग थिंग्स हैं वो, और एक होता है ए बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें होती हैं किसी भी जगह में। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, हैबिटेट के दो कंपोनेंट है, बायोटिक और ए बायोटिक। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, अलग अलग हैबिटेट का डिस्कशन किया गया इस चैप्टर में, जैसे कि माउंटेन्स के बारे में, बीचेस के बारे में, डेजर्ट्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, माउंट और ग्रासलैंड्स के बारे में, पॉन्ड्स के बारे में और वाटर के बारे में। अब देखिए आपको कैसे समझना है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है जब हमने ज्योग्राफी का अपने क्लास किए हुए थे कि कौन कौन से क्लाइमेट में किस तरह का जो है वेजिटेशन मिलता है। ठीक है ना, तो जैसा वेजिटेशन होगा, जैसा क्लाइमेट होगा, दोनों चीज़ें क्लाइमेट और वेजिटेशन जैसा होगा वैसे ही वहाँ पे जीव जंतु भी मिलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर ग्रासलैंड है तो वहाँ पे कौन मिलेंगे, प्रीडेटर्स मिलेंगे, और ऐसे लोग, ऐसे जानवर मिलेंगे जो दौड़ना जानते हो या भागते हो, है ना। तो आप देखिए तभी सवानास जो होते हैं वहाँ पे क्या है, ग्रासलैंड है। तो अभी देखिए यहाँ पे ग्रासलैंड लिखा है ना मैंने, तो यहाँ पे प्रीडेटर्स हो गए, जैसे लायन हो गया, चीता हो गया, है ना, लेपर्ड हो गया, या आपका जो है टाइगर हो गए। ऐसे मतलब टाइगर तो हल्का वन में मतलब फॉरेस्ट में भी रहता है, पर प्रीडेटर्स हो गए जो दौड़ सकते हैं। फिर इसी में जो आपके और जैसे हिरन हो गए, डियर हो गए, गजेल होते हैं एक, वो हो गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, ग्रासलैंड्स में मिलेंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा आपका हैबिटेट होगा वैसे आपके वहाँ पे पेड़ मिलेंगे या जानवर भी मिलेंगे, या वहाँ का जो फौना होगा वो वैसा ही होगा। तो फ्लोरा मतलब हो गया आपका एक जो पेड़ पौधे, और फौना हो गया वहाँ पे जीव जंतु कैसे हैं। ठीक है, तो जैसे माउंटेन्स की अगर बात करें तो किस तरह के पेड़ मिलते हैं, ओक्स मिलते हैं, पाइन्स मिलते हैं, देवदार के पेड़ मिलते हैं। तो कभी आप गए हो पहाड़ की तरफ तो आपको ये सारी दिखाएंगे, जितने भी पेड़ आपको दिखते हैं ना मोस्टली यही सारे होते हैं। एक होता है चीर का भी पेड़ होता है, तो अंग्रेज़ों ने उसको जो है लगाया था वैसे, पर ये सारे पेड़ आपको ज़्यादातर मिलेंगे जो है जब आप पहाड़ की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब है, हैबिटेट इस तरीके से चेंज होता है। एक यहाँ पे टर्म आया था उसको बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन। तो क्या होता है, जैसे कि दो तरह के देखिए चेंजेस होते हैं जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है किसी पीरियड किसी इन्वायरमेंट में रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अभी ज़मीन पे रह रहे हैं, मतलब प्लेन्स पे रह रहे हैं, तो यहाँ का अलग क्लाइमेट है। और अगर आप थोड़ा पहाड़ पे चले जाएँ तो क्या होगा, वहाँ पे अलग क्लाइमेट है। पर अगर आप थोड़े समय के लिए कहीं जाते हैं तो जो बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं या जो बॉडी अडॉप्ट करती है वहाँ के अकॉर्डिंग, उसे क्या बोलते हैं, एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा आप। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है इसमें, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता ये, है ना। लॉन्ग पीरियड में क्या हो जाएगा, एवोल्यूशन ही हो जाएगा। तो जो है ये सब समझिए। और जो है शॉर्ट पीरियड के लिए जब कोई चेंजेस होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बीच में जब बीचेस पे जाते हैं तो आपको कैसोरेनिया करके ट्रीज़ होते हैं वो मिलेंगे, या आपको कोकोनट के ट्रीज़ मिलेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर एबायोटिक हम मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है रेस्पिरेशन का। हमने जैसे पहले पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन इनटेक किया जाता है और एनर्जी में जो है उसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन इनटेक करके एनर्जी बनाई जाती है। तो ये चीज़ जैसे कि हम लोग करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, पर क्या करते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हमारा जो लंग्स होते हैं या जो भी बॉडी है वो उसके अंदर ऑक्सीजन को जो है कन्वर्ट करती है आपकी एनर्जी में। ठीक है, हमारे सेल्स में होता है ना, ये सारा ऑक्सीजन जाता है, फिर उसके बाद कन्वर्जन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। जब ऑक्सीजन अंदर ली जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दी जाए और एंड प्रोडक्ट क्या निकले, एनर्जी निकले। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे प्लांट्स के बारे में वही मैंने जो पहले हम लोग डिस्कस किया था वही है कि इसके अंदर क्या है, जैसे डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उसके बारे में था। यहाँ पे डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो जो होते हैं आपके जनरली उनमें लीव्स नहीं होती हैं। यहाँ पे लिखा है लीव्स आर जनरली प्रेजेंट एब्सेंट। ठीक है, और जो होती काफ़ी छोटी होती हैं लीव्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। जनरली क्या होता है, स्पाइंस के फॉर्म में होते हैं ना, या तो कांटे के फॉर्म में। तो आपने देखा होगा कैक्टस का एक पेड़ होता है, देखा होगा आपने घरों में लगा है लोगों के,
तो आजकल फैशन भी है, लोग अपने घर में कैक्टस लगा रहे हैं। तो जो है बेसिकली तो वहाँ पे क्या होता है, ये ऐसा पेड़ होता है जो डेजर्ट में उगता है। क्यों? ताकि अगर लीव्स होंगी तो क्या होगा, वहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, जो हमने पहले पढ़ा था, है ना। तो ट्रांसपिरेशन ना हो और पानी ना निकले पेड़ से, तो वहाँ पे लीव्स नहीं होती, लीव्स की जगह स्पाइन्स होते हैं, है ना, यानी कि कांटे होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, स्टेम जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, मोटी सी। और वही स्टेम जो होती है बेसिकली किस चीज़ का काम करती है आपका, वो काम करती है आपका जो है एक तरीके से फोटोसिंथेसिस का। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे आप ये फोटो देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो जगह है ये क्या है, आपका स्टेम है। और ये जो इसकी लीव्स हैं देखिए किस तरीके कन्वर्ट हो गई है ना, यहाँ पे स्पाइन्स के फॉर्म में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए स्टेम है और इसके ऊपर लीव्स है ही नहीं। तो ये होता है डेजर्ट में, ठीक है, क्योंकि अगर लीव्स होंगी तो पानी निकल जाएगा, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। और वैसे ही जो है डेजर्ट में पानी है नहीं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फिर एक शब्द होता है उसे बोलते हैं स्टिमुलाई। हमने 3 शब्द याद कर लिए अभी तक, ठीक है। एक एक्लेमेटाइजेशन ऊपर देखा था, फिर एक हमने देख लिया एक्लेमेटाइजेशन, रेस्पिरेशन और अब स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होती है, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी भी जीव का रिएक्ट करने की। जैसे मान लीजिए आपको अगर मैं सुई चुभाऊँ या मेरे कोई स्विच हमें कोई सुई चुभो दे, तो हम क्या करेंगे, एकदम से चीखेंगे और थोड़ा सा दूर हटेंगे उस जगह से, है ना। या हमारा हाथ जले तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को छोड़ देंगे। ये क्या होता है, स्टिमुलाई होता है। ऐसे ही जो होता है, स्टिमुलस भी बोलते हैं इसको। और जो है बेसिकली ये जो होता है हम इसमें देखते हैं, टच मी नॉट एक नहीं होता है पेड़, छुई मुई जिसे बोलते हैं, मिमोसा। ये उसमें भी एक एग्जांपल है, ये वहाँ पे दिखाई देता है। तो आपको पता होना चाहिए स्टिमुलाई क्या है, रेस्पिरेशन क्या है और एक्लेमेटाइजेशन क्या है, क्योंकि डेफिनेशन दे के पूछा जा सकता है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद माउंटेन्स में कैसे पेड़ होते हैं, कॉनिकल शेप में पेड़ होते हैं, ठीक है। तो जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे कैसे पेड़ होते हैं, ये देखिए कॉनिकल शेप होता है, देख रहे हैं आप। क्यों होता है, देखिए माउंटेन्स में क्या होता है, पानी बर्फ़ बरसेगी, बर्फ़ गिरेगी, है ना। बर्फ़ गिरेगी तो अगर पेड़ जो है प्लेन्स की तरह होगा तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, उसका तना वना टूट जाएगा। अगर मतलब यहाँ तो पेड़ बना नहीं, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे बर्फ़ जम जाएगी, उसके ऊपर ये टूट जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, कोनिकल पेड़ होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, वो एकदम नीडल की तरह होती हैं। मतलब पत्ती चौड़ी नहीं होती है, वरना चौड़ी होगी तो फिर वही चीज़ प्रॉब्लम होगी। तो नीडल की तरह होती है, तो बर्फ़ उस पे मतलब गिरती नहीं है, गिरती है पर रुकती नहीं है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। और यहाँ पे कैसे जानवर मिलते हैं, ऐसे फरी एनिमल्स मिलते हैं। स्नो लेपर्ड हो गया, याक हो गई, ये गोट होती है एक स्नो गोट, है ना। तो यहाँ पे मिलती है, माउंटेन गोट बोलते हैं इसे। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में यही सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे मैंने आपको ग्रासलैंड का एग्जांपल दिया था ना, तो आप देखिए शेर की आंखें दोनों आगे हैं और फिर इनकी दोनों साइड में। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ग्रासलैंड्स में अलग होता है और ये सारी, और आपको इनके नाम पता होने चाहिए। ग्रासलैंड कौन कौन से वर्ल्ड में ग्रासलैंड्स हैं, है ना। और हमने पढ़ा था टेम्परेट होते हैं, ट्रॉपिकल होते हैं, 2 तरह के होते हैं, है ना। साउथ अमेरिका में कौन कौन से मिलते हैं, अफ्रीका में कौन कौन से मिलते हैं, इंडिया में कौन कौन सी जगह पे मिलते हैं। तो ये सब यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हमको देखने थे, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है यहाँ पे ओवर होता है। अब हम देखते हैं अपना दूसरा चैप्टर जो कि है वाटर के बारे में, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो जैसे कि ये चैप्टर तो हमारा लगभग ओवर हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। देखिए मैंने अब सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पे एक थोड़ा सा सेक्शन और है, उसके अंदर बस यही बताया गया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब जो एक्सक्रीट कर पाएँ, रिप्रोड्यूस कर पाएँ, है ना। और जो है बेसिकली उनके अंदर स्टिमुलाई हो, और जो है बेसिकली रिप्रोड्यूस तो मैंने बता दिया आपको। तो इस तरह का मूव मूव जनरली ज़रूरी नहीं है कि कर पाएँ। तो वो जो होते हैं कौन से होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स क्या है, मूव नहीं कर सकते परंतु क्या लिविंग है ना, क्योंकि दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग, रिप्रोड्यूसिंग, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एक सीड से किस तरीके से प्लांट बढ़ता है। ऐसे ही जो है आपके जो केल ये क्या है, आलू है, तो आलू को हम अगर ज़मीन में लगाते हैं तो उसके अंदर आइस निकलती है, तो फिर उससे पेड़ निकल जाता है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग तरीके से प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, अपना बढ़ाते हैं, है ना, पॉपुलेशन को। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए। ये चैप्टर आप अगर आप चाहें रीडिंग कर लीजिएगा, वैसे मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए और इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये बेसिकली ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड चैप्टर है। तो मैंने इसके बारे में पहले ही पढ़ा दिया आपको ज्योग्राफी में, अगर वहाँ से अगर आपने देखा हो क्लाइमेट्स के बारे में तो आपको पता चल जाएगा ये चीज़, ठीक है। उसके बाद जो 10वां चैप्टर आता है वो आता है मोशन, मेजरमेंट एंड डिस्टेंस के बारे में। देखिए इस चैप्टर में क्या बताया गया, इस चैप्टर में बताया गया कोई भी चीज़ हो रही है, कोई भी चीज़ जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं आपको या कोई मूवमेंट हो रहा है, हर किसी चीज़ को नापा जा सकता है, एक मेजरमेंट होता है हर चीज़ में, है ना। जैसे डेस्क को नापने के लिए हम क्या करते हैं, मीटर और सेंटीमीटर अलग अलग चीज़ों को यूज़ करते हैं, फिर इस तरीके से हम उसके अंदर माप होता है, तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं, या हम अपने हाथ का प्रयोग कर सकते हैं। यही सारी बातें इसके अंदर बताई गई। फिर इसमें बताया स्टैंडर्ड यूनिट जो है बेसिकली मेजरमेंट की, उसके बारे में बताया गया है। तो अब ऐसा तो है नहीं अब हर कोई आदमी अपने हाथ से नापना शुरू करेगा, है ना। अगर मैं कहूँ
ऐसा है कि मेरे हाथ के 10 बार मेरे हाथ को नाप लो, तो तुम्हारा उतना कपड़ा मुझको दे दो। तो भाई सबका हाथ तो अपना लंबा छोटा होता है ना? तो उस हिसाब से तो नहीं हो सकता। तो स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई। तो 2 यूनिट, एक तो आपको एक यूनिट याद रखनी है, वो है एसआई यूनिट। ठीक है? तो एसआई यूनिट जो है बेसिकली वो एक स्टैंडर्ड मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, और एक है मेट्रिक सिस्टम। तो ये दोनों बेसिकली अलग-अलग हैं, और ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है 1 किलोमीटर और कितना-कितना ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ठीक है? तो एसआई यूनिट एक चीज़ आपका ये मतलब अपने एंड पे देखिएगा, मैंने इसको नहीं लिखा यहाँ पे कि एसआई यूनिट में कौन-कौन से मतलब यूनिट्स होती हैं। किलोमीटर, और फिर जो है आपका आर और सेकंड, इस तरीके से होता है कि जो सेकंड तो आर में आ गया ना, किलोमीटर आर, और एक टाइम का हो गया, एक आर का हो गया, और एक और चीज़ का होता है वो मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली अभी थोड़ा सा। तो कोई नहीं, बट अभी अपने एंड पे देखिएगा एसआई यूनिट में क्या क्या होता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई, देखिए इसी तरीके से नाप रहे हैं और फिर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। फिर एक पैरेलक्स इफेक्ट की प्रॉब्लम होती है, जो इसमें एक फ़ोटो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप। तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आपको कभी भी यूनिट लेनी है, आपको कभी भी कोई मेजरमेंट लेना है, आपको हमेशा उसको सामने से देखना पड़ेगा, एकदम परपेंडिकुलर देखना पड़ेगा। अगर आप साइड से देखते हैं तो हमेशा एरर आती है, यही समझाएगा, इसे बोलते हैं पैरेलक्स भी बोलते हैं इसको। तो ये यहाँ पे लिखा नहीं है, बट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद दिखाया गया है किस तरीके से आप जो है नाप सकते हैं चीज़ों को, है ना? और किस तरह के मोशंस होते हैं। तो बेसिकली जनरली 2 तरह के मोशंस होते हैं जो हमको पढ़ने होते हैं, 3 तरह के हैं। एक तो रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है? जो कि स्ट्रेट पाथ में अगर कोई मूव कर रहा है, जैसे कि ये लोग कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। फिर एक होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ये जैसे बैल देख रहे हैं आप, चारों तरफ घूम रहा है ना? ये हो गया सर्कुलर मोशन। एक ही जगह पे बार-बार घूमते रहना, मोशन हो रहा है पर कोई जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वहीं पे ही घूम रहे हैं, है ना? जो डिस्प्लेसमेंट इनिशियली है वही डिस्प्लेसमेंट रहता है इसमें। और फिर एक होता है पीरियोडिक मोशन, मतलब कि कुछ समय बाद वो मोशन फिर से रिपीट होना, जैसे ये स्विंग हो गया या पेंडुलम हो गया, ये देखिए पेंडुलम घूम रहा है, ये हो गया, या कुछ इसमें से जो अलग अलग वाइब्रेशंस हो गए, ये सब क्या है? ये सब भी क्या है? आपके पीरियोडिक मोशन है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? पूछेगा आपसे कि पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल बताओ, है ना? तो नीचे देगा ऑप्शन पेंडुलम, स्विंग, टेबल, गिटार और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव होगा, है ना? पर अगर आपको नहीं पढ़ा है तो आप कहेंगे स्विंग कहाँ होता है, मतलब गिटार कहाँ पीरियोडिक मोशन होता है, वो तो कुछ और ही है। पर नहीं, गिटार, तबला, ये सब जो है बेसिकली देख रहे हैं, बेल, ये सब क्या है? आपका एक तरह से पीरियोडिक मोशन है। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आपको लगाना है कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है ना? जहाँ पे भी आपको लगे कि बार बार एक ही जगह पे एक मोशन बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है वहीं पे घूम फिर के, तो वो क्या होगा? आपका पीरियोडिक, आपका क्या होगा? पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स मैंने आपको समझा ही दिया, एसआई यूनिट बता दिया, रेक्टेलिनियर मोशन बता दिया, सिमिलर से स्ट्रेट डायरेक्शन में, है ना? पीरियोडिक मोशन क्या होता है? बार बार कोई चीज़ रिपीट हुए इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, वो होता है पीरियोडिक मोशन। फिर मोशन के बारे में कोई मूवमेंट हो जाए, मेजरमेंट आपको समझ आता ही है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये हो गया आपका कंप्लीट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी मैंने एसआई यूनिट बताया था ना किलोमीटर, पर किलोमीटर नहीं, मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ इन द एसआई यूनिट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मीटर हो गया, एक सेकेंड होगा, है ना? लेंथ मुझे एक्चुअली पता नहीं, कभी याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, पर एक 3 होते हैं वैसे, है ना? तो थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा अगर जो भी हो, ठीक है? जो बता पाए तो ये चीज़ हो गया। तो हमने एसआई यूनिट के बारे में यहाँ पे मतलब मीटर्स और हमने मेजरमेंट्स के बारे में कंप्लीट कर लिया। फिर आता है हमारा 11th चैप्टर। 11th चैप्टर में लाइट, शैडोज़ एंड रिफ्लेक्शन के बारे में बताया गया है। ये एकदम ना एक आप समझ लीजिए एक मतलब एक सरफेस वे में बता दिया है इसने लाइट के बारे में। पर आगे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी ना, आपको थोड़ा सा देखेंगे लाइट में और भी चीज़ें हैं, बहुत लॉज हैं रिफ्लेक्शंस के, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, उनके उनके एग्जांपल्स हैं। जैसे सन जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब कब दिखाता है ना? तो ये सारी चीज़ें अब आगे क्लास पढ़ेंगे, पर एक थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या क्या है, क्योंकि कुछ टर्म्स हैं जो कि आगे यूज़ हो सकते हैं। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जहाँ से लाइट निकल रही है। फिर ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था क्या होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी हुई हैं अलग अलग, ये शैडो के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो है फिर स्लाइडिंग पिन होल कैमरा के बारे में बताया जा रहा है कि जब हम जो होता है लाइट को एडजस्ट करते हैं तो किस प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट बड़ा या छोटा दिख सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है? फिर जो है देखिए नेचुरल पिन होल कैमरा दिखा रहा है कि इमेजेस ऑन द सन, तो ये सब चीज़ है ना? तो मतलब इस पिन होल कैमरे के हेल्प से हम जो है ना सन को भी देख सकते हैं, मतलब सन का जो इमेज होता है वो यहाँ पे पड़ता है, तो हम देख पाते हैं सन कैसा दिख रहा है। स्पेशली इसका यूज़ पता है कब होता है? जब सोलर एक्लिप्स होता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना? ये पिन होल कैमरा ही जो होता है इस तरीके से यूज़ करते हैं। और इसका आइडिया हमको कहाँ पे आया? जब आपने देखा होगा पेड़ अगर खड़ा हो और नीचे उसकी छाया पड़ रही है, तो बहुत सारे छोटे 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 सन्स दिखाई देंगे आपको, गोल 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 ऑब्जेक्ट्स। तो वो भी क्या होता है? एक तरीके का आपको सर्कुलर इमेजेस दिखती हैं सन की। तो वो क्या है आपका? एक तरीके से ये क्या है?
आपका पिन होल ही है, नेचुरल पिन होल ऑब्जेक्ट है, बट क्या है पेड़ के थ्रू आपको दिख रहा है, तो ये एक वो यहाँ पे है ना। और फिर रिफ्लेक्शंस के बारे में यहाँ पे थोड़ा बताया गया है, किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है। मतलब यहाँ पे देखिए लाइट यहाँ मार रहा है पर जा रहा है, आ रही है, तो बस अब समझ लीजिए अभी रिफ्लेक्शंस ये तो पता है आपको वैसे जनरली, बट यहाँ दिया है इसलिए मुझे डिस्कस करना पड़ रहा है ना। और फिर शेडोज़ के बारे में, रिफ्लेक्शंस के बारे में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो ट्रांसलूसेंट ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर था नहीं तो इसलिए मैंने ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखे हैं, पर मैं आपको आगे कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो इन आगे आने वाले चैप्टर्स में नहीं दिए हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीज़ों पे। तो देखिए इसके अंदर क्या है, आपको कुछ टर्म याद रखने हैं। पहली चीज़ सर्किट क्या होता है, सर्किट क्या होता है, एनी क्लोज्ड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये एक सर्किट है, बैटरी से यहाँ करंट निकला, यहाँ पे इसको जलाया, बंद हो गया, ये हो गया एक सर्किट। इस तरह के किसी भी क्लोज्ड जो एक रूट होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाए उसे सर्किट बोलते हैं। करंट क्या होता है, करंट जो होता है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उससे करंट बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है, करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट की जो होता है, और करंट का फ्लो किस तरफ होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। फिर क्या होता है, और ये फ्लो कैसे करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है करंट, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइड पे होते हैं और ज़्यादा किधर है, पॉजिटिव साइड पे। करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये उल्टा हो गया ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर एक होता है कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, तीनों में अंतर पता होना चाहिए। कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को हेल्प करते हैं, इवन हीट के फ्लो को भी हेल्प करते हैं, वो होते हैं कंडक्टर्स। इंसुलेटर क्या होते हैं, जो कि आपकी हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ही फ्लो नहीं होने दें, तो वो होते हैं आपके इंसुलेटर्स। और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस में, कुछ स्पेशल कंडीशंस में वो जो होते हैं आपको इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। अब स्पेशल कंडीशन क्या हो सकती है, या तो वो हीट अप हो गया हो वो एलिमेंट, तब हो सकता है, या फिर वो एलिमेंट जो है उसका टेम्परेचर कम हो गया हो, तब वो जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। या फिर उसको बाहर से कुछ ऐसा सोर्स दिया गया हो एनर्जी का जिसके वजह से वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाए, है ना, और जो है फिर वो जो है ट्रांसमिशन करे एनर्जी का। तो वो ऐसी जो बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं उन्हें हम सेमी बोलते हैं। तो यही सारी पॉइंट्स यहाँ पे इस चैप्टर में दिए हुए हैं, थोड़े अलग अलग एग्जाम्पल देके समझाए गए हैं, क्लोज सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है, तो ये सब चीज़ें हैं, है ना। और ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, आपको पूछ लेगा वो कॉन्सेप्चुअल कि कोई दे देगा, जैसे कि इट्स एन एलिमेंट इन विच बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे कुछ भी एक्साइटेड स्टेट करते हैं तब एक जो है सर्किट ऑन होता है, तो वो क्या कहलाएगा, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, तो आपको पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूछेगा, या और भी क्वेश्चंस बनते हैं सेमीकंडक्टर पे, है ना, तो हम इसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं जब ये चैप्टर और बड़ा होगा, ब्रॉडन होगा आगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब जो है आगे आगे जो आ रहा है वो है मैग्नेट का चैप्टर, क्योंकि ये थोड़ा यहीं पे बेसिक चैप्टर है, इसके आगे आता नहीं है शायद मैग्नेट, पर मुझे आपको मैग्नेट समझाना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज हो सकते हैं आप एग्जाम में। पहली चीज़, जो मैग्नेट मिलता है नेचुरली वो मैग्नेटाइट से मिलता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दुनिया भर का कुछ भी दिया हो मत मारिएगा, मैग्नेटाइट से ही मिलता है, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अंदर जो है जो ये चैप्टर है इसके अंदर कुछ चीज़ें बात करी गई हैं मैग्नेट के बारे में। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई मैग्नेट है, उसको हम आयरन फाइलिंग्स, ये मतलब आयरन के ऐसे टुकड़े हैं छोटे छोटे, उसमें घुसेड़ दें मतलब उसके पैकेट में, और फिर निकालें, तो याद रखिएगा दोनों तरफ इक्वली जो है आपके आयरन फाइलिंग चिपकेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भेदभाव हो जाएगा, नॉर्थ में ज़्यादा साउथ में कम, ऐसे कुछ भी नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि कंपास की हेल्प से जो है मैग्नेटिक लाइंस को जो है पता लगाते हैं। तो मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं, जो मैग्नेट के अंदर से जो रेखाएं निकल रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस बोलते हैं। तो इसमें डायग्राम शायद बना हो, दिखाता हूँ मैं आपको अभी। इसमें डायग्राम नहीं बना है, मैंने डायग्राम बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे अपने नोट से, पर पहले थोड़ा कवर कर लेते हैं यहाँ पे। तो कंपास के बारे में बताया गया है। फिर अगर आपको अपना कोई मैग्नेट बनाना हो तो आप इस तरीके से मूवमेंट करिए कई बार, तो वो क्या होगा 30-40 टाइम्स, तो वो अपने आप मैग्नेट बन जाता है। तो यानी कि किसी भी मतलब कि मेटल की चीज़ को मैग्नेटिक उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ दी जा सकती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा पॉइंट, है ना। ऐसा नहीं कि मैग्नेट अगर नेचुरल मिल रहा है तभी तभी रहेगा, ऐसा नहीं है, मैग्नेट किसी को बनाया भी जा सकता है ना। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2 ऑप्शन दे देगा, फिर आपको बताना होगा कौन सा सही कौन सा गलत, ये चीज़ हो गया, ठीक है। और फिर ये पॉइंट हो गया, और यहाँ पे और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। एक ये पॉइंट दिया गया, अगर मान लीजिए कोई भी मैग्नेट है तो क्या उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म करी जा सकती है, बिल्कुल खत्म करी जा सकती है। अगर हम उसको जला दें, गर्म कर दें, या फिर उसको पीट दें उस तरीके से, या फिर हम उसको फेंक दें टूट जाए या कुछ इस तरीके से, तो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ उसकी ख़त्म हो सकती है। मैग्नेट यूज़ कहाँ कहाँ होता है, मैग्नेट यूज़ होता है टीवीज़ में, सीडीज़ में, सीडी प्लेयर्स में, है ना, टेप रिकॉर्डर्स में,
एमआरआई मशीन में बहुत सारी जगहों पे मैग्नेट यूज़ होता है। अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं जो बुक में नहीं दी हुई हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि अगर मान लीजिए कोई आपने एक कॉइल, एक वायर, एक मान लीजिए कोई कॉइल बनाया। कॉइल जानते हैं ना, कैसे गोल गोल करके कॉइल बनाते हैं, है ना? तो कॉइल बनाया वायर का, और जो मैग्नेट है ना, जो स्पीकर के अंदर है वो क्या करता है, इस तरीके का स्मॉल कॉइल ऑफ वायर एंड अ मैग्नेट इनसाइड अ स्पीकर ट्रांसफॉर्म द इलेक्ट्रिक सिग्नल टू द साउंड सिग्नल। तो जब जो हम देखते हैं ना, जनरली क्या होता है कि जो हमारे ऑडियो प्लेयर होते हैं ना, उसके अंदर मैग्नेट क्या कर रहा होता है, इतना ध्यान रखिए, जो ऑडियो प्लेयर होते हैं उसके अंदर मैग्नेट क्या कर रहा होता है, मैग्नेट जो होता है, जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल हो रहे होते हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देता है, उनको साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसमें हेल्प करता है मैग्नेट, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। वो कॉइल का बेसिकली क्या है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक अरेंजमेंट होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था। बट इतना ध्यान रखिए कि मैग्नेट कर क्या रहा है टेप रिकॉर्डर में या कोई ऑडियो डिवाइस में। फिर जो होता है मैग्नेट, जो होता है यूज़ होता है जनरेटर में। किस लिए, तो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। तभी देखिए आप जो जनरेटर सेट होते हैं उसमें क्या डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं। फिर पेट्रोल डालते हैं तो क्या होता है, उससे जो है अंदर बेसिकली क्या होता है, टरबाइन घूमता है। फिर वो क्या करता है, अंदर मूवमेंट करता है सोलोनॉइड का। एक सोलोनॉइड एक चीज़ होती है, उसको कॉइल के अंदर जब बार बार मूव करते हैं तो जो होता है एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको जस्ट जनरली यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो मैग्नेट होता है वो क्या करता है, जनरेटर में ट्रांसफ़र करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि जो नॉर्थ पोल होता है वो क्या होता है, अ पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डाइवर्ज। देखिए नॉर्थ पोल के अंदर ऑल द मैग्नेटिक, हाँ डाइवर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ से देख रहे हैं आप कैसे लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो डाइवर्ज हो रही है ना, बाहर निकल रही हैं। और साउथ पोल में क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। और अंदर मैग्नेट के क्या हो रहा है, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ जा रही हैं। मैग्नेट के बाहर क्या हो रहा है, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये ध्यान रखिए, लोग कन्फ्यूज जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर नॉर्थ पोल के बारे में यहाँ पे बताया गया। फिर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देखिएगा, अ परमानेंट मैग्नेट वो क्या करेगा, आपको बताना है। चार ऑप्शन है, अट्रैक्ट करेगा सभी सब्सटेंस को, अट्रैक्ट करेगा सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक सब्सटेंस को और रिपेल कर देगा बाकी सारे सब्जेक्ट्स, मतलब रिपेल करेगा अलग से जो है बाकी सारे सब्सटेंसेस को, या फिर अट्रैक्ट करेगा सब सब्सटेंस को और रिपेल कर देगा अदर को। तो सम सब्सटेंसेस लिखा है यहाँ पे, मैग्नेटिक सब्सटेंस लिखा है। तो जो इसका आंसर होगा ना, बेसिकली आप थोड़ा सा पॉज करके सोच लीजिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा ये सम सब्सटेंस को, है ना, जैसे जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, और रिपेल कर देगा कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को जो हैं तो मैग्नेटिक, पर हो सकता है पोल्स उसके सिमिलर साइड पे हो या कुछ इस तरीके से। तो ये थोड़ा ज़्यादा जेन्युइन आंसर इसका है, ठीक है। फिर एक आप प्रॉपर्टी याद रखिए मैग्नेट की, वो ये है कि ऑपोजिट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। मैग्नेट में ये होता है, ठीक है। ऑपोजिट पोल होंगे, अगर साउथ नॉर्थ है तो अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए अगर मान लीजिए अर्थ पे ये मैग्नेट मैंने हवा में लटका लिया तो ये नॉर्थ की तरफ दिखा रहा है, तो इसका मतलब जो अर्थ का जोग्राफिकल नॉर्थ है वो क्या है, बेसिकली साउथ पोल है, ठीक है, मतलब वो साउथ है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मतलब ये अगर नॉर्थ की तरफ देख रहा है अर्थ में, तो अर्थ में जो मैग्नेट होगा वो उल्टा है, अंदर की तरफ उल्टा रखा होगा, यानी कि साउथ जो होगा वो नॉर्थ पोल की तरफ होगा, और जो नॉर्थ साइड होगा मैग्नेट का वो किस तरफ होगा, साउथ पोल की तरफ होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, इनसाइड मैग्नेट मैंने आपको बता दिया किस तरह की लाइन जा रही है। अर्थ के रिस्पेक्ट में भी बता दिया कि अर्थ का मैग्नेट उल्टा होता है, ठीक है, मतलब नॉर्थ की तरफ साउथ हो जाता है अंदर, है ना। और जो है ट्रैक यूजिंग कंपास, और हम क्या करते हैं, कंपास की मदद से इनकी फील्ड्स को ट्रैक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ फील्ड कहाँ कहाँ जा रही है। तो ये है मैग्नेट का चैप्टर, जो था मैंने आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताए, किस तरह से एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, कौन कौन से रिपेल्स कैसे करता है, बिहेवियर क्या है, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट है जो छूट गया, वो ये है कि एट विच पार्ट ऑफ द मैग्नेट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, मानी ये मैग्नेट है, तो ऐसी कौन सी जगह होगी इस मैग्नेट पे जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स होगी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा पुल कर सकता है या पुश कर सकता है। तो याद रखिएगा पोल्स के जो सिरे होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं मैग्नेट्स के, जो इस बुक में नहीं दिए हुए थे, पर आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से लाइंस जा रही हैं या कैसे उसको ट्रैक करते हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या है, ठीक है। और जो है अलग अलग कहाँ पे मैक्सिमम होता है, कहाँ पे मिनिमम होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं आगे के चैप्टर, वो है हमारा
मैग्नेट हमने कर लिया। अब आ जाता है आपका वाटर का चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट भी जोड़े हैं। आपको इसके अंदर ना कई सारी चीज़ें मिलेंगी, पानी कहाँ से आता है, फिर कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेगा, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, वाटर साइकिल के बारे में बात करेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी को कैसे बचाना चाहिए, ये सारी बात करेगा, ठीक है। बादलों की कंडेंसेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स होंगे। उसके बाद जो है रेन वाटर कैसे बचाया जा सकता है, वही सारी पॉइंट्स हैं। फिर ड्राउट क्यों आता है, फ्लड्स क्यों आते हैं, रेन वाटर साइकिल क्या होती है, ये देखिए फ्लड आ गया। तो ये सारे हम कैसे पानी को स्टोर कर सकते हैं, देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग दिखाई है यहाँ पे। तो ये ही सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस हैं। अब मैं आपको अपने नोट्स पे ले आता हूँ। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना है वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है। बॉइलिंग की तरह नहीं है। बॉइलिंग में क्या होता है, पानी पूरा अंदर बाहर सब जगह उबलता है, पर इवेपोरेशन में क्या होता है, पानी हमेशा सतह पे उबलता है, ठीक है। और वो क्या होता है, उसमें जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तभी वो शुरू होगा, वो हल्का सा गर्मी में भी शाम काम अपना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर आपसे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने कभी देखा होगा कि जब हम पूड़ी तलते हैं या रोटी बनाते हैं तो रोटी फूलती क्यों है? कभी आपने सोचा ऐसा, रोटी क्यों फूलती है, रोटी क्यों फूलती है, या जो है पूड़ी क्यों फूल जाती है? क्या होता क्या है, जो आटा होता है ना उसमें हल्का हल्का पानी होता है, तो जब वो गर्म तेल में पड़ता है या गर्म तवे पे पड़ती है रोटी, तो वो पानी जो होता है वो बेसिकली क्या कर जाता है, इवेपोरेट कर जाता है। इसीलिए जो होता है, जो बेसिकली रोटी होती है वो फूल जाती है। समझ रहे हैं आप? तो ये एक फिनोमेना आप याद रखिएगा, ये इवेपोरेशन की वजह से होता है। फिर एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे एक और क्वेश्चन कि जब हम जो है हाथ पे अपने परफ्यूम डालते हैं तो हमारे कभी कभी हाथ ठंडा क्यों लगता है ना? आपने देखा होगा परफ्यूम हाथ पे डालते हैं ना ठंडा होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो जैसे हम परफ्यूम डालते हैं ना, परफ्यूम क्या करने लगता है, इवेपोरेट करने लगता है। पर उसको तो इवेपोरेट करने के लिए हीट चाहिए, तो वो हीट लेगा कहाँ से, तो वो हीट हमारे हाथों से ही लेता है और फिर वो इवेपोरेट कर जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इवेपोरेशन के फिनोमेना है। मैंने आपको 3 फिनोमेना बताए, मैंने आपको एक फिनोमेना बताया, 2 एग्जाम्पल समझाएँ, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अगर कुछ भी क्वेश्चन आएगा ना इसमें से, आप ईज़िली कर सकते हैं। कभी भी जो है अगर कोई ठंडा फ़ील हो रहा है तो इवेपोरेशन वहाँ पे हुआ होगा, ठीक है। तभी वो वहाँ, और वो जो है अगर वहाँ से वो जो ऑब्जेक्ट था वो, या जो भी पानी था या जो भी था लिक्विड था, वो इवेपोरेट हो गया, गायब हो गया है और आपको ठंडा लग रहा है तो वहाँ पे इवेपोरेशन हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। फिर होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, कोई चीज़ हवा में उठी पर अगर टेम्परेचर लो हो गया तो वो क्या करेगी, या उसकी हीट लूज़ हो गई तो वो क्या करेगी, जो वेपर फॉर्म है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी वाले फॉर्म में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में। तो जैसे एग्जांपल क्या हो गया, ड्यू हो गया, मॉइस्चर हो गया। देखा होगा ना आपने पत्तों के ऊपर, सर्दियों के दिनों में आप देखिए कि जो है पानी जैसे आ जाता है ना, तो वो किस लिए होता है, क्योंकि जो सरफेस होता है वो गर्म होता है और हवा जो होती है, पानी में जो मॉइस्चर होता है वो क्या करता है, जब उस पर आता है तो वो क्या होता है, हवा वाटर वेपर जो होता है बेसिकली उसके संपर्क में आने में वो जो होता है आ जाता है और क्या बन जाता है, आपका पानी बन जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सरफेस जो होता है वो अगर ठंडा होता है तो जो वाटर वेपर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है पानी में। तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने पहले गर्म बोल दिया था पर वो ठंडा होता है कंडेंसेशन में, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। फिर एक आ जाते हैं हम वाटर साइकिल पे। देखिए वाटर साइकिल सिंपल चीज़ है, क्या है, पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। पर इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि ऊपर जाने का जो रेट है वो हमेशा इक्वल होगा किसके, प्रेसिपिटेशन के, यानी कि पानी, बर्फ़, बरसात, स्लीट जो भी हो रहा है ऊपर से उसके बराबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि इम्बैलेंस हो जाए, नीचे से पानी ज़्यादा ऊपर पहुंच गया, नीचे पानी नहीं, ऊपर पानी है, ऐसा नहीं है। प्रकृति अपने आप को हमेशा बैलेंस रखती है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे देखिए वाटर साइकिल में क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर इसके 3 प्रोसेस होते हैं, इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है और प्रेसिपिटेशन होता है। इवेपोरेशन में पानी ऊपर गया, कंडेंसेशन में बादल बन गया और प्रेसिपिटेशन में बादल नीचे पानी के फॉर्म में गिर गया या बर्फ़ के फॉर्म में गिर गया, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और कंडेंसेशन होता है किसके फॉर्म में, क्लाउड्स के फॉर्म में। और क्लाउड कैसे बनते हैं, जब वाटर वेपर ऊपर जाता है वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ जो है मॉइस्चर जम जाता है और आपके यहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब जो आपका मोस्ट ऑफ द पानी है पीने वाला, उसमें से 3% जो है वो फ्रेश वाटर है, ठीक है, और उसमें 1% ही सिर्फ यूजेबल है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर उसके अंदर भी अंडर वाटर ये जो है सबसे ज़्यादा है, रिवर है, फिर लेक वाटर है। और इस सब के अंदर 3% फ्रेश वाटर में 70% जो पानी है वो कहाँ पे है, आइसबर्ग के ऊपर जमा है। तो आप सोच लीजिए, तो पानी तो हमारे पास है ही नहीं पीने के लिए, तो इतना ज़्यादा हमें दिखता है पानी है पर है नहीं वैसे, ठीक है। तो अंडर वाटर सबसे ज़्यादा पानी है, ध्यान रखना। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में मैं क्या आपको बताऊँ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है बेसिकली, दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखिए, एक मिनट, ये जो प्रोसेस देख रहे हैं आप, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी बरसा, यहाँ से नाली बनाई, फिर यहाँ पे उसका फिल्ट्रेशन हुआ, उसके बाद वो ग्राउंड वाटर में चला गया, यही होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, ये रूफ टॉप है। ऐसी और भी जगह तालाब बना के भी किया जा सकता है ना। तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग कई तरह की हो सकती है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है रूफ टॉप का, ठीक है।
अब आ जाते हैं हम ड्राउट पे। ड्राउट क्या होता है, बेसिकली क्या हो गया, सूखा पड़ गया। तो इसकी एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वरना अदरवाइज आप कहेंगे कि पानी कम बरस गया तो ड्राउट हो गया। ऐसे नहीं होता है। ड्राउट का एक कंडीशन है, जब क्या होता है, जब पानी जो गिरा है वो जब कम हो नॉर्मल, जितना पानी बरसा, मान लीजिए कहीं पे जो है 30 सेंटीमीटर पानी बरसता है। अब क्या हुआ कि इस साल जो है वहाँ पे सिर्फ 15 सेंटीमीटर पानी बरसा, ठीक है, कम से कम 20-30 दिन। तो वहाँ पे क्या घोषित कर दिया जाएगा, ये एक यूनिट सेट होती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा, इतना नहीं पढ़ना है हमें वैसे, पर इतना ध्यान रखिए कि जो है यूनिट सेट होती है, तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि मान लीजिए 10-15 दिन देखेंगे वो, और अगर पानी नहीं बरस रहा है उस मौसम में उस समय, तो इसका मतलब है अगर वो पानी वाला मौसम है तो वहाँ पे ड्रॉट घोषित कर दिया जाएगा, मतलब वहाँ पे सूखा घोषित कर दिया जाएगा। अब गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स भी हैं इससे जुड़ी हुई। अगर ड्राउट घोषित कर दिया गया है तो किसानों को ये पैसा मिलेगा, वो पैसा मिलेगा, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, वाटर सप्लाई कम हो जाती है। फिर हम अपने दूसरे चैप्टर पे आते हैं, उसका नाम है एयर। तो हमने वाटर देख लिया, वाटर देख लिया, अब एयर देख लेते हैं। तो एयर में क्या है, बेसिकली एयर में भी ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख लिए हैं, आपको ध्यान रखना। इसके अंदर क्या अलग अलग तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताया गया कि एयर जो है उसके अंदर अलग अलग गैसेज होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे कि ऑक्सीजन के बारे में बताया गया, तो जो एयर में ऑक्सीजन है वो कितनी है, 21% है। और इसका काम क्या होता है, ये कंबशन के फॉर्म में यूज़ होती है, मतलब कि आग जब भी जलती है तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जल पाएगी। फिर एक है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी है पूरे पृथ्वी पे, 78%। ये दो तरीके से काम करती है। एक तो ये अनरिएक्टिव कर देती है एटमॉस्फेयर को, अगर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन रहेगी तो क्या होगा, हर जगह आग लग जाएगी। पर ये क्या करता है, एक तरीके से उसको इनएक्टिव कर देती है। दूसरी चीज़ क्या करती है ये नाइट्रोजन, ये क्या करता है, खाना प्रिजर्व करने में भी यूज़ होता है, ठीक है, नाइट्रोजन। और एक और यूज़ होता है जो होता है प्लांट्स के नोड्यूल्स में, ये नाइट्रोजन जो होता है एक तरीके से फिक्स होकर वो नाइट्रोजन जो है न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है किसको, प्लांट्स को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नाइट्रोजन इसके अंदर, ठीक है। जब हम आगे नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे ना, तब आपको मैं और भी चीज़ें बताऊंगा, कैसे लाइटनिंग के थ्रू नाइट्रोजन जो है कन्वर्ट होती है, और कितने सारे ऑक्साइड्स होते हैं, अमोनिया बनता है, ये वो दिन दुनिया। तो वो सारी चीज़ें बाद में, पर अभी हमको इतना पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन कितना परसेंट है और इसका क्या क्या यूज़ होता है, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, 0.04% है, पर ये तीसरा नहीं है। तीसरी इसके बीच में एर्गॉन होती है जो इसके बाद आती है, ठीक है। तो प्लांट के एयर के फॉर्म में यूज़ होती है, डस्ट एंड स्मोक, कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब आ जाते हैं लास्ट चैप्टर में जो कि है रिसाइकलिंग के बारे में, और ये अच्छा चैप्टर है क्योंकि ये इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है, दूसरा ये एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है। तो ये जो है आपके यहाँ पे एग्रीकल्चर भी कवर हो जाएगा इससे, ठीक है। तो इसके अंदर यही सारा चीज़ बताई कि किस तरीके से कूड़े को मैनेज करना चाहिए, और अलग अलग तरह का कूड़ा होता है और वो किस तरीके से खाद बन सकता है। तो कंपोज होता है, वर्मी कंपोज होता है, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, ये सारा पॉइंट दिया गया और मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वर्मी कंपोज क्या होता है, देखिए सबसे पहले कंपोज समझिए क्या होता है। तो कंपोज होता है कन्वर्टिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इंक्लूडिंग दैट फ्रॉम किचन इनटू मैन्योर। जब हम किसी चीज़ को, कोई कूड़ा हो, जैसे मतलब कोई ऑर्गेनिक वेस्ट होना चाहिए, पर वो जैसे कि एनिमल के थ्रू आया हो, या फिर आपके जो है जानवरों के एनिमल के थ्रू, या फिर आपके प्लांट्स के थ्रू कोई भी वेस्ट आए, और उसको अगर हम मतलब जो है सड़ा के जो भी कुछ करके प्रोसेस के थ्रू मैन्योर बना लें, यानी कि खाद बना लें, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। कंपोस्ट मतलब खाद ही होता है, मैन्योर आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये होता है। पर जब वर्मी कंपोस्टिंग का क्या मतलब होता है, जब इसके अंदर एक अलग तरीके के जीवों को यूज़ करते हैं जिन्हें बोलते हैं रेड वॉर्म्स। तो वो क्या होते हैं, एक तरह के केचुए होते हैं, अर्थ वॉर्म्स होते हैं। तो वो उनको यूज़ करके हम क्या करते हैं कि यहाँ पे खाद बनाते हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या होता है वर्मी कंपोस्टिंग का, कि इसके अंदर सारे कुछ हमें जनरली मिल जाते हैं मिनरल्स, जैसे कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया आपका, है ना, और जो है फॉस्फोरस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। इसके कुछ कंडीशंस हैं, ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर मॉइस्चर जो है वो हमेशा 70 to 80% होना चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छा है ना, और काफ़ी ज़्यादा लेवल का है। और दूसरी चीज़ है टेम्परेचर जो है वो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी खोल दो कि कहीं बन जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको रखना पड़ेगा कोई टेम्परेचर हमसे, तभी जाके बनेगा, ठीक है। अब दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रॉबैक ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग, मतलब वर्मी कंपोस्ट के थ्रू बहुत सारे एडवांटेज हैं, तो आपको इसमें से वो एक एडवांटेज ढूंढना है। आपको इसके अंदर से वो जो एक ड्रॉबैक बताना है कि नहीं हो सकता, मतलब वर्मी कंपोस्ट ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। पहला ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो ये तो होता ही है ना, कई समय लगता है भाई, केंचुए वेंचुए अपना काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, है ना, फिर कुछ निकालेंगे, तब आपका जो है खाद बनेगी, तो इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। रिक्वायर रेगुलर मॉनिटरिंग, बिल्कुल रिक्वायर है, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर फिक्स रखना है ना, मॉइस्चर कंटेंट फिक्स रखना है। रिक्वायर मिनिमम टेम्परेचर, वो तो मैंने आपको बता दिया। और आखिरी है कि ये जो है सॉइल को जो क्या करता है,
एनरिच कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कीड़े मकोड़े ज़्यादा हो जाते हैं इसकी वजह से, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं करता है और ये चीज़ यही इसका गलत ऑप्शन है और यही इसका आंसर भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स आर यूज बाय द फार्मर्स टू मल्टीप्लाई द अर्थवर्म्स। तो अर्थवर्म्स को मल्टीप्लाई करने के लिए या अर्थवर्म्स का हेल्प मतलब लेने के लिए, वर्मी कंपोस्ट लेने के लिए क्या क्या करते हैं? काऊ डंग का यूज़ करेंगे, आपको पता ही है काऊ डंग कितना मतलब यूज़फुल है ना। फिर उसके बाद एडिंग करेंगे, प्लांट मटीरियल जोड़ देंगे इसके अंदर, है ना। प्लांट मटीरियल और ज़्यादा डालेंगे, जो घर में सब्जी कट के निकल रही है उसको डाल देंगे, ठीक है। फिर बाय मिक्सिंग मोर अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो इसके अंदर ऐसा वेस्ट डालेंगे जो कि बायोडिग्रेडेबल हो। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। तो वर्मी कंपोस्ट मुझे लगता है, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा किस लिए होता है, क्यों होता है, क्या नहीं होता है, क्या क्या कंडीशन है, ये सारी चीज़ें, यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इसके साथ हमारा 6th हो जाता है ख़त्म। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए, है ना, यहाँ पे इवेपोरेशन के, वाटर के। तो ये आप सारे कुछ देखिएगा, आराम से पढ़िएगा, ठीक है। और जो है कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ जो है कमेंट में डालिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनको बताने की। पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जैसे इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, इनको आसपास देखना जरूर शुरू करिए। अदरवाइज़ क्या है, क्वेश्चन वहीं से आएगा, कॉन्सेप्चुअल अगर आता है और वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको, मुझे आशा है कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल और एग्जाम्पल्स भी दिए आपको। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करके मुझे बताइएगा। वीडियो देखते रहने के लिए आपको सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।